Now let's start with maths. Yeah, so it's an easy question. In rule method, the null set is represented by, so null set is represented by this. Let A equals 1, 2, 3, 4, the number of different unordered pairs B, C, B, C that can be formed such that B is a subset of A and C is a subset of A, and B intersection C equals empty set. तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर A जो सेट है 1, 2, 3, 4, तो इसका हर एलिमेंट या तो बी में होगा या सी में होगा, दोनों में नहीं हो सकता। तो हमारे पास हर एलिमेंट के लिए कितने चॉइस होंगे, दो, या तो बी में होगा या सी में होगा। तो 1 के लिए 2 चॉइस, 2 के लिए 2 चॉइस, सिमिलरली 3 और 4 के लिए। तो आंसर हो जाएगा 16। The set A given by X is that X belongs to R, X square equals 16 and 2X equals 6. It's again an easy question. So X square equals 16 means X equals plus minus 4. 2X equal to 6, so X equal 3. कोई भी सोल्यूशन कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एम्प्टी। टू सेट्स P and Q are as follows. तो P सेट जो है वो कैसा दिखेगा, mod A minus 5 is less than 1. तो ये कौन सा रीजन शो, ये ऐसा कुछ रीजन होगा। A equals 4, ये लाइन होगी A equal to 4, और जो सेकंड वाली लाइन होगी वो होगी A equals 6। इन दोनों के बीच का जो रीजन होगा, और सिमिलरली B equals 4 और B equals 6 के बीच का जो रीजन होगा, तो ये जो स्क्वायर बन रहा है ये होगा सेट P। सेट Q का क्या होगा, सेट Q एक इलिप्स इक्वेशन है। अगर हम इसे थोड़ा अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा A minus 6 square divided by 9/4 B minus 5 by, तो ये इलिप्स की इक्वेशन है जिसका सेंटर 6,5 पर है। 6,5 यहाँ पॉइंट होगा, और ये जो इलिप्स है जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये इलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, और ये था P और ये है Q, तो कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। Q सिर्फ ये इलिप्स है, सिर्फ ये बाउंड्री, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो P इंटरसेक्शन Q एम्प्टी सेट होगा। तो सेट A इक्वल्स, हमारे पास फिर tan x इक्वल टू secant x, तो वैसे कैसा लिख सकते हैं, sin x by cos x इक्वल्स 1 by cos x। बट यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट कंडीशन आएगी, cos x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि tan और secant दोनों ही ऐसे फंक्शन है जो x इक्वल टू पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता। तो 2n प्लस, जनरल सोल्यूशन निकलेगा 2n प्लस पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता, x शुड नॉट बी इक्वल टू। तो हमारे पास क्या होता है, sin x इक्वल टू 1, बट sin x इक्वल टू 1 किस पे होगा, वो इन्हीं x की वैल्यूज के लिए होगा, मतलब एक सबसेट होगा, लाइक पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो दोनों ही सेट्स का ये ए सेट हुआ, ए सेट है 5, क्योंकि ए सेट 5 है तो हमें बी सेट देखने की जरूरत ही नहीं है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होगा वो 0 होगा, इसका ऑप्शन होगा डी। The exhaustive intervals of real values of x is that root 12 minus 4x greater than 1 plus root 4x plus 2। इस क्वेश्चन में हम दो ऑप्शंस, लाइक दिस फर्स्ट ऑप्शन है, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं इसमें, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में 0 नहीं आएगा, जो रूट 31/8 है वो 1 से छोटा होता है, तो ये जो इंटरवल है ये इसमें 0 नहीं होगा। तो अगर हम इस इक्वेशन में 0 डाल रहे हैं तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, पर वो सोल्यूशन में नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर ऑप्शन 3 देखें, ऑप्शन 3 में -1 to 3 है, तो अगर इस इक्वेशन में इस इनइक्वालिटी में 3 डालेंगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पर वो इस सेट में है, तो इसलिए ये भी
आंसर नहीं हो सकता। बाकी दोनों ऑप्शंस के लिए मैं सॉल्व करना है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे ही, हम इसको ऐसे ही अरेंज नहीं करेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे। 12 माइनस 4x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस, इस साइड का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2 रूट 4x प्लस 4। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 7 माइनस 8x इज ग्रेटर देन 2 रूट 4x प्लस 4। अगेन हम स्क्वायर करेंगे दोनों पे और इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी है, 64x² माइनस 128x प्लस 33 ग्रेटर देन 0। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस, हाँ तो हम इस इनइक्वालिटी और एक और कंडीशन में ध्यान रखनी होगी, जो रूट की वैल्यूज है वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। रूट के अंदर की वैल्यूज लाइक रूट 4x प्लस 4 should be greater than 4x plus 4 should be greater than 0. This gives x should be greater than minus 1 or equal. Similarly, 12 minus 4x. Similarly, so 12 minus 4x is greater than 0. तो ये जो तीनों इनइक्वालिटीज हैं, इन्हें सॉल्व करके जो इंटरवल्स आएंगे उनका इंटरसेक्शन लेने पर हमारा आंसर आएगा, और वो होगा ऑप्शन 4 -1 कॉमा from -1 to 1 minus root 31 by 8. Yeah. Let's move on to next question. The number of real solutions of this given equation. First, observe that 7 minus 4 root 3 is equal to 1 upon 7 plus 4 root 3. When we substitute this value in the given equation, we'll get, and let 7 plus 4 root 3 say t. Then we will have t raised to the power, let's change it to t raised to the power mod x minus it. We will have in, I was trying to get this. So we are now having t plus 1 by t equals 14, which is t square minus 14t plus 1 equals 0. So we will solve this and we will get 7 plus minus root 48. So both the roots are written here. 7 plus 4 root 3. So we will have two roots of this equation mod x minus 8. So when x is positive and when x is negative, we will again get two roots for each of these previous roots. So we will get in total four roots in total for this. All the roots will be real because we have checked the roots of this equation in T are both positive. This question we are given with a function 2 sine square x plus cos raised to the power 4x plus 6. So we will try to write this cos term in the form of sin x. We will have 2 sine square x plus 1 minus sine square x whole raised to the power 2 plus 6. Expand this 2 sine square x gets cancelled. We are left with 4 plus sin x raised to the power 2.
and this will range from 0 to 1. So this function will go from 4 to 5. So there will be two integers in the range of fx. Answer is true. The domain of this function. So we have to find the values of a, b, and c. Report the answer as a. So we just have to ensure these conditions. First, 2x by 5 is greater than 0. Second, log 2x by 5 is greater than 0. So we'll give x is greater than 2x is 2x by 5 is greater than 1. Right? The base for the outer log will be greater than 0. X square minus 12x plus 30 whole divided by 10 will be greater than 0. 6 minus 6 plus root 6. So this whole fx is this expression with the log term raised to the power minus half. So we have to check one by log, let's call this t, log t, log base 2 of base 5 base 2. So this quantity should be greater than. Solving all these equations, we are going to have r a to be 5, b as 6, 10. So a plus b plus c would be 20. The domain for the function. Yeah, so we have a function. Again, we have to check these conditions. 1 minus x square greater than 0, which will give x belongs minus 1 to 1, and x minus 1 minus root 1 minus x square greater than 0. Taking this one root 1 minus x squared this side and squaring and then solving all this, we will get x belongs to. But since we are squaring, we have to check for the extraneous roots, which will be interval minus half to minus infinity, from minus infinity to minus 1 by root. So we don't need this interval. We will have इस inequality से x इस इंटरवल में आया और जो फर्स्ट इनइक्वालिटी उसमें से x में आया, दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उससे आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी मैच करेगा 1 by root 2 to 1. Question 11. P is statement every quadratic equation has one real root and Q is every quadratic equation has two real roots. Then truth value of P and Q are. तो हमें पता है कि दोनों ही कंडीशंस ऑलवेज ट्रू नहीं होती हैं, या तो दोनों रूट इमेजिनरी होते हैं या दोनों रूट रियल होते हैं. तो P भी फॉल्स और Q भी फॉल्स. Both P and Q are false. The negation of P implies negation of P union Q. So we have this implication law which says that A implies B, negation of A union B. So we will use this law to find the negation of this expression. B हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. अब इसका हमें चाहिए नेगेशन. इसका नेगेशन होगा, अब डी मॉर्गन लॉ यूज करेंगे तो जाएगा P intersection minus Q by using D Morgan, which is option D would be there. Again, similar question.
इसमें भी हम डी मॉर्गन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूनियन की जो इंटरसेक्शन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज ट्रू? तो वन बाय वन चेक करते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू होता है माइनस पी यूनियन क्यू, माइनस पी इम्प्लाइज क्यू होता है माइनस पी इम्प्लाइज माइनस क्यू, पी माइनस ऑफ माइनस पी, negation of p is p union negation of q, which is p union negation of q। तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं, ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, नेगेशन ऑफ p implies negation of q, ये हो जाएगा negation p union negation of q, which should be p intersection q। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी negation p implies negation of q, ये होगा negation of, इसमें भी implication लॉ लगाएंगे, p union negation of q, जो कि होगा negation p intersection q, जो कि हमें राइट हैंड साइड पे दिया है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। द negation of the compound position p union negation of p union q, इसे देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। p यूनियन नेगेशन ऑफ p, तो हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कि ये हो जाएगा p यूनियन नेगेशन ऑफ p। p यूनियन नेगेशन ऑफ p होता है 1, उसका यूनियन q से करेंगे तो वो होगा, यानी ऑलवेज ट्रू। इसका नेगेशन होगा, वो होगा फॉल्स, ऑलवेज जीरो। हमें ऑप्शन चेक करने की किसमें जीरो आ रहा है। तो जो ऑप्शन ए है उसमें है p इंटरसेक्शन माइनस, इसमें भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, माइनस पी को पी के साथ लिखेंगे, पी इंटरसेक्शन माइनस नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन विद नेगेशन ऑफ क्यू, ये होगा जीरो। जीरो इंटरसेक्शन विद नेगेशन ऑफ क्यू वुड बी जीरो। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। नेगेशन ऑफ दिस कंपाउंड पोजीशन ऑप्शन ए की इक्विवेलेंट है, ऑप्शन आंसर। द वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन, तो जो गिवन डिटरमिनेंट है अगर हम उसमें करें, उसमें ये वाला रो ऑपरेशन लगाए r1 माइनस r3, हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो में x 0 माइनस x गामा x प्लस बीटा अल्फा एंड x प्लस गामा बीटा। अब अगर हम इसे कॉलम कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड करेंगे, तो ये कॉलम ऑपरेशन कॉलम 3 प्लस कॉलम होगा x 0 0 अल्फा प्लस गामा, यहाँ पे गामा अल्फा x प्लस बीटा बीटा x प्लस गामा। फिर फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, हमारे पास होगा x 2 x प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से एक सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास x इक्वल 0, और दूसरा आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। रिलेशन इन ए बी एंड सी, इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन फाइंड करना है। इसमें भी हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे डिटरमिनेंट पे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो रो ऑपरेशन लगाएंगे r3
R3 प्लस अल्फा टाइम्स R1 प्लस R2 सब्ट्रैक्ट लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम होगा A B 0 B C 0, सेकंड कॉलम में A अल्फा प्लस B अल्फा प्लस C माइनस B अल्फा प्लस C माइनस A अल्फा स्क्वायर माइनस B अल्फा। थर्ड रो के अलॉन्ग इस डिटर्मिनेंट को जब इवैल्यूएट करेंगे तो आएगा ये टर्म इंटू AC माइनस B स्क्वायर इंटू दिस टर्म 0। तो हम AC माइनस B स्क्वायर 0 लेंगे तो ये कोई भी तीन टर्म्स A B C जब GP में होते हैं तो ये यही रिलेशन आता है, तो इसलिए ये होंगे GP में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, if A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3 C3 are थ्री डिजिट इवन नेचुरल, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर्स तो जो C1 C2 C3 होंगे वो इवन होंगे, बट A1 A2 A3 B1 B2 B3 पे हम कमेंट नहीं कर सकते। तो जो डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि B1 B2 B3 इवन है, सॉरी C1 C2 C3, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं C1 इक्वल टू 2D1 लाइक CI इक्वल टू 2DI, तो हमारा डेल्टा क्या हो जाएगा। और फिर जो थर्ड कॉलम है उसमें से 2 को कॉमन निकाल बाहर, 2 तो 2D1 D2 D3 और बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे। अब D1 D2 D3 और जो AIs और BIs हैं इन पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, इवन और ऑड दोनों से। तो इसलिए डेल्ट जो डिटर्मिनेंट है वो 2 से डिविजिबल है, बट नॉट नेसेसरी बाय 4। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट। क्वेश्चन 19, if given determinant equals 0 where omega is complex cube root of unity, then find the value of x। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये जो डिटर्मिनेंट होता है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। जो ये वाला डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो जब हम कंपेयर करेंगे इसको गिवन डिटर्मिनेंट से तो x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plane meets the coordinate axis in points A B and C। तो A B और C के कोऑर्डिनेट्स, अगर A के कोऑर्डिनेट्स होंगे A 0 0, B के कोऑर्डिनेट्स 0 B 0, C के कोऑर्डिनेट्स 0 0 C। मैं प्लेन की इक्वेशन मान लेंगे AX प्लस BY, एक जनरल इक्वेशन प्लस CZ इक्वल्स 0, और जो सेंट्रॉइड रेक्टेंगल का वो भी हमें दे रखा है अल्फा, इससे ये पास कर, ये प्लेन इस पॉइंट से पास करता है। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी A/3, सिमिलरली बीटा की B/3 और गामा की C/3। तो हर पॉइंट को इस इक्वेशन में डालेंगे A B C, फिर D E F ले लेते हैं वेरिएबल्स, जब ऊपर A B C है तो नीचे अलग कर देते हैं D E F, लेट्स इट G। तो D F D E F और G के वैल्यूज निकालेंगे। हमारे पास 4 पॉइंट,
तो इजीली आ जाएंगी। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 24 में हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट 1 - 2 3 से पास करे और जो ये दो गिवन प्लेन्स हैं इनके इसके पैरेलल, इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल कब होगी कोई लाइन, वो प्लेन कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ड्रॉ तो नहीं होगा बट अगर वो प्लेन कहीं, वो दोनों प्लेन्स जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो वो जो लाइन होगी, यानी जो इक्वेशन जो हमें जो रिक्वायर्ड लाइन है वो उस लाइन के पैरेलल होगी। और वो लाइन, उस लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी, जो इंटरसेक्शन लाइन होगी, जो ये जो दोनों नॉर्मल वेक्टर्स हैं इन दोनों प्लेन्स के, उन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा और बस उसे हमें इस पॉइंट से पास कराना होगा। यानी हमें इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिखता हूँ, फर्स्ट प्लेन के और ये सेकंड प्लेन 3 1। तो इससे जो वेक्टर आएगा उसे इस पॉइंट से पास करा देंगे, जो कि होगा I - 3 - 4। लाइन की इक्वेशन क्या होगा, x - x1, अगर x1 y1 z1 लाइन पे कोई पॉइंट है तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x - x1 by a इक्वल्स y - y1 by b इक्वल्स z - z1 by c, जहाँ पे ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे x1 होगा 1 डिवाइड बाय -3 इक्वल्स y plus 2 by equals z - 3 by 2। Option A is the correct answer. Next question is, if x is rational and ये इक्वेशन दे रखी है तो हमें पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करेंगे, इसमें x plus 1 by x होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे पहली टर्म को। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स x plus 1 by x होल स्क्वायर -2 plus 16 times x plus 1 by x -57 इक्वल 0। x plus 1 by x को t पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4t स्क्वायर -8 plus 16t -57 इक्वल 0। फर्दर सॉल्व करेंगे, 4t स्क्वायर plus 16t -65 इक्वल 0। t की वैल्यूज निकालेंगे यहाँ से, -16 प्लस माइनस √256 plus 260 divided by 8, which is, फर्दर सॉल्व करेंगे t की वैल्यू पुट करके, उसके बाद जो आंसर आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो होगा 2। So we will solve rest of the question next session. Thank you.